ये आकाशवाणी दिल्ली है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव बॉन्ड योजना पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को आईटीओ स्थित नेशनल हेराल्ड हाउस भवन खाली करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में आरोप पत्र को लेकर दिल्ली सरकार 1 महीने में फैसला करेगी। और दिल्ली परिवहन निगम नवरात्रि पर्व पर कल से श्रद्धालुओं को विभिन्न मंदिरों के दर्शन कराने के लिए विशेष बस सेवा शुरू करेगा। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव बॉन्ड योजना पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक स्वैच्छिक संगठन की याचिका पर सुनवाई में आज कहा कि इस मुद्दे पर व्यापक सुनवाई की जरूरत है। 10 अप्रैल से इस पर सुनवाई शुरू होगी। पीठ ने स्वैच्छिक संगठन से उपयुक्त आवेदन दायर करने को भी कहा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस योजना के तहत राजनीतिक दलों को हजारों करोड़ रुपए बेनामी दिए जा रहे हैं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में अब तक विभिन्न राजनीतिक दलों तथा अन्य के खिलाफ 118 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में आम आदमी पार्टी के खिलाफ 14, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 12, कांग्रेस के खिलाफ 4, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणबीर सिंह ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक राजधानी में 2,70,000 से अधिक बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स उतारे गए हैं। राजधानी में दिव्यांग मतदाताओं को मतदान वाले दिन बूथ तक पहुंचाने के लिए मुफ्त वाहन सुविधा मिलेगी। इसके लिए दिल्ली निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने एक कार्य योजना तैयार की है। इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी जिला स्तर पर रिटर्निंग अधिकारी को दी गई है। दिल्ली राज्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार राजधानी में कुल 35,230 दिव्यांग मतदाता पंजीकृत हैं। इसके साथ ही दृष्टि बाधित मतदाताओं को ब्रेल लिपि में फोटो युक्त मतदाता पर्ची भी मुहैया कराई जाएगी। दिव्यांग मतदाताओं को बूथ पर व्हील चेयर की सुविधा भी मिलेगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज की गई। इस चरण के लिए नामांकन जमा कराने की आखिरी तारीख कल थी। सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। तीसरे चरण में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 115 सीटों के लिए 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस बीच देश के विभिन्न हिस्सों में चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में अमरोहा और सहारनपुर में चुनाव रैलियों को संबोधित किया। अमरोहा में प्रधानमंत्री ने केंद्र में मजबूत सरकार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक मजबूत सरकार कठिन समय में देश को आगे बढ़ाने में बड़े फैसले कर सकती है। बाद में सहारनपुर में चुनाव रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव नए भारत के उदय और विकास के लिए हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वे अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों पर चुप्पी साधे हुए है। आज नई दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि श्री राहुल गांधी पर दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने आज केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि सफाई कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरण के सीवर की सफाई करने को मजबूर है, जिससे आए दिन सफाई कर्मचारियों का जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बताया कि सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सफाई कर्मी बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के सीवर के गड्ढों में उतरकर सफाई करते नजर आ रहे हैं। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा है कि केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने और मैकेनिकल स्वीपिंग शुरू करवाने का वायदा किया था। उच्चतम न्यायालय ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल को
आईटीओ स्थित नेशनल हेराल्ड हाउस भवन खाली करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में एजेएल की अपील पर केंद्र सरकार तथा भूमि और विकास कार्यालय को नोटिस भेजा है। एजेएल नेशनल हेराल्ड का प्रकाशक है। एजेएल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में फरवरी में अपील की थी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष शीला दीक्षित ने दिल्ली के आज चुनाव प्रचार के दौरान व्यापारियों से समर्थन मांगा। श्रीमती शीला दीक्षित ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, कांग्रेस सभी की पार्टी है, कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस घोषणा पत्र में व्यापारियों की परेशानी को समझते हुए जीएसटी का सरलीकरण करने की बात कही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजधानी के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में आरोप पत्र को लेकर दिल्ली सरकार 1 महीने में फैसला करेगी। आज दिल्ली सरकार ने पटियाला हाउस अदालत को बताया कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जल्दबाजी में और गोपनीय तरीके से आरोप पत्र दाखिल किया था। दिल्ली सरकार ने कहा कि वह 1 महीने में इस संबंध में फैसला कर लेगी। 3 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने न्यायालय से कहा था कि इस मामले में अनुमति देने संबंधी फैसला लेने में 1 महीने का वक्त लग सकता है। 30 मार्च को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डीएसपी प्रमोद कुशवाहा पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए थे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने पिछले वित्त वर्ष में नए ट्रेड लाइसेंस से मिलने वाले राजस्व ने 17 गुना बढ़ोतरी दर्ज की है। निगम में स्थायी समिति की अध्यक्ष वीना विरमानी ने बताया कि वित्त वर्ष 2017-18 में निगम को ट्रेड लाइसेंस से मिलने वाला राजस्व 1 करोड़ था, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 17 करोड़ पहुंच गया। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष के लिए लक्ष्य 20 करोड़ रुपए का रखा गया है। इसके लिए निगम बड़े स्तर पर बाजारों में जागरूकता अभियान चलाएगा। उन्होंने बताया कि लाइसेंस लेने वालों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूल के छात्र कचरे से खाद बनाएंगे। नंदनगरी स्थित राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक योजना तैयार की है। विद्यालय में करीब 250 पेड़ हैं, जिनकी पत्तियां गिरने पर उनका इस्तेमाल खाद बनाने के लिए किया जाएगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा है कि विद्यालय के इको क्लब के विद्यार्थियों ने इस तरह से कंपोस्ट खाद बनाने की जिम्मेदारी ली है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आज नई दिल्ली में ग्रीनरी एंड लैंडस्केपिंग पर आयोजित सेमिनार का उद्घाटन किया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आयोजित इस 1 दिवसीय सेमिनार में देश भर में हरित क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के प्रभावी उपायों पर चर्चा की जाएगी। श्री मिश्र ने हरियाली के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे समय में जबकि जलवायु परिवर्तन हमारे ग्रह पर बड़ा असर डाल रहा है, इसके दुष्प्रभावों को कम करने की जरूरत है। कल से शुरू होने वाले नवरात्रि पर्व पर दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी श्रद्धालुओं को विभिन्न मंदिरों के दर्शन कराने के लिए विशेष बस सेवा शुरू करेगा। डीटीसी के अनुसार विशेष बस सेवा कल से 14 अप्रैल तक उपलब्ध हो रहेगी। दिल्ली के प्रसिद्ध छतरपुर और झंडेवालान मंदिर के लिए शाम ये बसें चलाई जाएंगी। बस रूट नंबर 450 और 516 पर ये बसें छतरपुर मंदिर और झंडेवालान के बीच चलेंगी। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोना स्टैंडर्ड 100 रुपए की बढ़त से 32,770 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 200 रुपए की बढ़त से 38,530 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। हालांकि चांदी के सिक्के 80,000 रुपए प्रति सैकड़े के पूर्व स्तर पर बरकरार रहे। राजधानी में आज दिन में तेज धूप खिली रही, जिसके कारण लोग गर्मी से परेशान रहे। आज का अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव बॉन्ड योजना पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को आईटीओ स्थित नेशनल हेराल्ड हाउस भवन खाली करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है।
और दिल्ली परिवहन निगम नवरात्रि पर्व पर कल से श्रद्धालुओं को विभिन्न मंदिरों के दर्शन कराने के लिए विशेष बस सेवा शुरू करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। This is All India Radio. The news read by Gaura Dhawanlal. Scrutiny of nominations for the third phase of Lok Sabha elections was held today. Monday is the last date for withdrawal of nominations. 115 seats, spread over 12 states and 2 union territories, will go to polls in this phase on the 23rd of April. All parliamentary constituencies of Gujarat, Goa, Kerala, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu will go to polls in the third phase. Voting in this phase will also take place for 14 seats each in Maharashtra and Karnataka, 10 in Uttar Pradesh, 7 in Chhattisgarh, 6 in Odisha, 5 each in Bihar and West Bengal, 4 in Assam and 1 seat in Jammu and Kashmir. Meanwhile, campaigning is on in full swing in different parts of the country. Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi addressed rallies at Amroha and Saharanpur in Uttar Pradesh today. In his speech at Amroha, Mr. Modi pitched for a strong and decisive government at the centre. He said a strong government can take tough and big decisions to move the country forward. Later, addressing a rally at Saharanpur, the Prime Minister said that the Lok Sabha election is for a new India and for development. Campaigning in Manipur, BJP President Amit Shah appealed to the people of the Northeast to vote for the second term of Narendra Modi for all-round development of the region. Meanwhile, Congress President Rahul Gandhi has said that every day 27,000 youth lose their jobs in the country because we do not focus on skills. He was interacting with youth in Pune today. Mr. Gandhi said that many people lost their jobs because of demonetization. Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra held a roadshow at Ghaziabad in support of the party candidate. The Samajwadi Party released its election manifesto today and called for greater change through social justice. Veteran BJP leader and Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan has announced that she will not contest the general elections. Talking to media persons in Indore today, she urged the party leadership to end the indecision over the party's candidate from the constituency. Ms. Mahajan has represented Indore 8 times since 1989 and is the longest-serving woman member of Parliament. In Bihar, the Election Commission has banned election symbols of the Jharkhand Mukti Morcha JMM and Shiv Sena in view of their similarity with the symbol of the JDU. The Commission took action after the JDU approached it, informing that its symbol is the arrow, while the symbols of both the Shiv Sena and the JMM are the bow and arrow. JDU leader Rajiv Ranjan said that the electorates, especially those not literate, are confused about the symbols. The BJP has accused Congress President Rahul Gandhi of not responding to its allegations of corruption on charges levelled against him in the Augusta Westland VVIP chopper deal case. Talking to the media in New Delhi, Finance Minister Arun Jaitley said the allegations have been levelled against Mr. Gandhi on the basis of documents available in the matter. The Supreme Court has refused to grant an interim stay on the operation of the electoral bond scheme. A bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi, while hearing the petition of an NGO today, said the issue requires detailed hearing and it will be taken up on the 10th of this month. The bench also asked the NGO to file an appropriate application. The petitioner has alleged that thousands of crores are anonymously being given to political parties under the scheme. The Jammu and Kashmir government has withdrawn security cover from 919 undeserving persons, including 22 separatist leaders, since governor's rule in the state. The move has resulted in the availability of 2,768 police personnel and 389 vehicles for public service. In a statement, the Home Ministry said it was observed by the centre that many undeserving persons managed to get security cover. The ministry directed the state government to undertake an in-depth review on the basis of merit. The commander of the Qatar Emiri Naval Forces Staff, Major General Navy Abdullah Hassan M.A. Al-Suleti, concluded his 4-day visit to India today. He was accompanied by a 3-member delegation from the Qatar Navy. The delegation visited India to consolidate bilateral naval relations.
In IPL cricket, Royal Challengers Bangalore RCB were 13 for no loss in 1 over against Kolkata Knight Riders KKR a short while ago in Bengaluru. Earlier, KKR won the toss and elected to bowl. And that is the end of this news bulletin. This is All India Radio. The sports news read by Anuja Kumar. The headlines. Badminton. India's challenge ends in Malaysia Open. Kidambi Srikanth crashes out in quarterfinals. Cricket. In IPL, Royal Challengers Bangalore Kolkata Knight Riders match underway in Bengaluru. And in football, Indian women's team faces Nepal in Olympic qualifiers round 2 match in Mandalay, Myanmar tomorrow. In badminton, Kidambi Srikanth crashed out of the Malaysia Open tournament after losing 18-21, 19-21 to Chen Long of China in a quarter-final match in Kuala Lumpur today. Srikanth was the only Indian left in the tournament as PV Sindhu, Saina Nehwal and HS Pranoy had been knocked out earlier. Having crushed Thailand's Kosit Phedprabad 21-11, 21-15 to enter the quarterfinals, the 26-year-old Srikanth went down fighting in straight games to the Olympic champion Chinese shuttler. Earlier, Sindhu had lost 18-21, 7-21 to South Korea's Sung Ji-hyun in the second round yesterday. The fifth-seeded Sindhu was the last hope for India in the women's singles category after her compatriot Saina Nehwal crashed out of the tournament in the first round. In IPL cricket, Royal Challengers Bangalore RCB were 13 for no loss in the first over against Kolkata Knight Riders KKR a short while ago in Bengaluru. Earlier, KKR won the toss and elected to bowl. RCB lost all the 4 matches played so far and is at the bottom of the table with 0 points. KKR won 2 matches and lost 1 and is placed at the 4th position with 4 points. Last night, Sunrisers Hyderabad SRH beat Delhi Capitals DC by 5 wickets at Firoz Shah Kotla ground in New Delhi. Riding on opener Johnny Bairstow 48 off 28 balls, the SRH chased down a modest 130 runs target with 9 balls to spare. Earlier put into bat first, DC managed to post 129 for 8 in 20 overs with the help of Shreyas Iyer 43 runs. With this win, SRH completed their hat-trick of win in the ongoing season of the tournament. This was DC's 3rd defeat in 5 matches. In tomorrow's matches, Chennai Super Kings will meet Kings 11 Punjab in Chennai at 4 p.m. and Sunrisers Hyderabad face Mumbai Indians at 8 p.m. in Hyderabad. The Supreme Court said that BCCI Ombudsman Justice retired D.K. Jain will reconsider within 3 months the issue of quantum of punishment to be given to former Indian cricketer S. Srisanth for his alleged involvement in the 2013 IPL spot fixing scandal. A bench of Justices Ashok Bhushan and K.M. Joseph said this while hearing an application today filed by the Board of Control for Cricket in India. BCCI has said that since its disciplinary committee, which had earlier dealt with Srisanth's matter, is no longer operational, the matter be referred to the Ombudsman appointed by the Apex Court. On 15th of last month, the top court had said aside the BCCI disciplinary committee's order, imposing a live ban on Srisanth for his alleged involvement in the matter. In football, the Indian women's team faces a stern test against a tricky Nepal in their Olympic qualifiers round 2 match in Mandalay, Myanmar tomorrow. The 2 teams will be up against each other for the 3rd time since February. In the Hero Gold Cup, Nepal had triumphed 2-1 in Bhubaneswar, while the Indians had a revenge of sorts in their 3-1 win in the SAF Championship final. India head coach Maymol Rocky said her side would look to score first and put the opposition under pressure. With only 1 team qualifying and both India and Myanmar level on points, a win for Maymol coached side will further boost their chances for a qualification from the Olympic qualifiers round 2. The Indian team registered a 2-0 win over Indonesia in its opening match. In football, FC Goa will clash with Jamshedpur in the 3rd quarter-final match of the Super Cup tournament in Bhubaneswar tomorrow. FC Goa will come into this encounter with plenty of confidence. They had a stellar Indian Super League campaign, reaching the final and easily subdued Indian Arrows in their pre-quarter-final tie of the Super Cup.
Jamshedpur will be playing their first match of the competition after Churchill Brothers' withdrawal from the pre-quarterfinals handed them automatic qualification to the quarterfinals. And that is the end of this Sports News Bulletin.